Hello friends, now today I'm going to start a new topic and the topic is the chapter number 7, Major Histocompatibility Complex. टिल डेट सबसे ज़्यादा टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स जो मिले हैं वो एमएससी कॉम्प्लेक्स के मिले हैं। एमएससी जो है सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमएससी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमएससी मॉलिक्यूल एपीसी के ऊपर मिलता है जिससे टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट होते हैं। एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करता है, वहीं एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल जो है वो टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है। रिसेंटली ये देखा गया है कि नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं उसमें भी एमएससी क्लास 1 एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं। तो अब हम डिटेल में यहाँ पर एमएससी के जीन्स के बारे में, उस के सेंट्रल रोल के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द एमएससी। तो सबसे पहले पीटर गॉरर एंड जॉर्ज स्नेल, है ना, पीटर गॉगर एंड जॉर्ज स्नेल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इन मिड 1930 और ये देखा कि जो फॉरेन टिश्यूज़ हैं उसका रिजेक्शन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी जो सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उस पर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी एंटीजेंस होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस समय 1930 में इन्होंने ब्लड ग्रुप एंटीजेंस के बारे में जो है रिसर्च किया और 1940 से 1950 के बीच में उन्होंने जो है लगभग ट्यूमर ट्रांसप्लांट और टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पर इन्होंने काम किया और ऐसे कुछ एंटीजेंस को इस्टेब्लिश किया। स्नेल ने इन जीन्स को जो कि फॉरेन एंटीजन या फॉरेन टिश्यू रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको कहा हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी जीन्स और इनको नाम दिया हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी 2 यानी H2। तो जो गॉरर हैं वो ज़्यादा टाइम वर्क नहीं कर पाए इन ब्लड ग्रुप एंटीजेंस पर और इनकी डेथ हो गई, लेकिन स्नेल वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1980 फॉर हिज वर्क। तो इस वर्क को रिकॉग्निशन मिल पाता उसके पहले ही गॉरर की डेथ हो गई और स्नेल को नोबेल प्राइज़ 1980 में मिला। तो फॉरेन टिश्यू को रिजेक्ट करने के लिए जो एंटीजन हैं ये जीन्स, एमएससी जीन्स, अगर बात करें ह्यूमंस में तो क्रोमोसोम्स के 6th नंबर पे एसोसिएटेड होते हैं और माइस के अंदर बात करें तो क्रोमोसोम 17th पर एसोसिएटेड होते हैं। ह्यूमन में इन एमएससी मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम एचएलए कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एचएलए यानी ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। तो ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन का कॉम्प्लेक्स कहते हैं ह्यूमंस में, और माइस में इसी एमएससी कॉम्प्लेक्स को H2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एमएससी जीन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 क्लासेस में बांटा गया है। तो पहला क्लास है एमएससी क्लास 1। एमएससी क्लास 1 जो है इनकोड करता है ग्लाइकोप्रोटीन को, जो कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है और ये जो जीन प्रोडक्ट है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड एंटीजेंस टू टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एमएससी क्लास 1 टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करता है। नाउ क्लास 2 एमएससी जीन्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन इनकोड करते हैं। ये प्राइमरली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं जैसे कि मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और बी सेल्स के ऊपर, और ये जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं ये पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हैं टू टी हेल्पर सेल। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, बी सेल एंटीजन प्रेजेंट करते हैं टी हेल्पर सेल के लिए। फिर इसके बाद आते हैं क्लास 3 एमएससी जीन्स के बारे में। ये ऐसे सिक्रेटरी प्रोटीन्स इनकोड करते हैं जो कि इम्यून फंक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। नाउ ये जो पिक्चर है इसमें एमएससी जीन्स का किस टाइप से अरेंजमेंट होता है वो है एमएससी क्लास 1, 2, 3। ये माउस में H2 कहते हैं इसको और ह्यूमंस में हम HLA कहते हैं। तो H2 का जो अरेंजमेंट है एमएससी का 1 के लिए कि इसमें K रीजन होता है और इसका जो जीन प्रोडक्ट कहलाता है वो H2K कहलाता है।
जो एमएससी क्लास सेकंड है इसमें दो रीज़न है, आई ए और आई ई। आई ए से बनता है आई ए अल्फ़ा बीटा और आई ई से बनता है आई ई अल्फ़ा बीटा। फिर एमएससी क्लास थर्ड रीज़न जो होता है ये हमने आपको बताया कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स बनाता है, तो ये एस रीज़न है जो कि सी प्रोटीन्स बनाता है और साथ में टीएनएफ अल्फ़ा और टीएनएफ बीटा को इनकोड करता है। आई में भी जैसे ये जीन का अरेंजमेंट है तो क्लास फर्स्ट यहाँ फर्स्ट पे भी होता है और जीन का कुछ हिस्सा फर्स्ट का लास्ट में भी होता है। तो फर्स्ट का एक रीज़न है वो है डी, और डी से बनता है जीन प्रोडक्ट H2D और H2L। ह्यूमंस की बात करें तो इस टाइप के जैसे क्लास फर्स्ट के जीन के दो अलग अलग पार्ट हैं, ऐसे पार्ट ह्यूमन में नहीं होते हैं। ह्यूमन में सबसे पहले अरेंजमेंट होता है जीन में सेकंड का, क्लास एमएससी क्लास सेकंड का, फिर एमएससी क्लास थर्ड का, फिर इसके बाद एमएससी क्लास फर्स्ट का। एमएससी क्लास सेकंड में तीन रीज़न हैं डीपी, डीक्यू और डीआर, जिससे जीन प्रोडक्ट बनते हैं अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा। फिर क्लास थर्ड जो है इसमें तीन रीजन्स हैं C4, C2 और BF, इससे जो दो प्रोटीन्स बनते हैं ये कम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं और ये जो हैं साइटोकाइंस हैं सी प्रोटीन्स, और यहाँ बनता है TNF अल्फ़ा TNF बीटा। एमएससी क्लास फर्स्ट के तीन रीज़न हैं BCA, और इन रीजन्स से जो प्रोटीन्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो है HLA-B, HLA-C और HLA-A। यहाँ पर जो माउस है उसमें क्लास फर्स्ट का जो डी और के है ये रीज़न जो है सबसे पहले डिस्कवर हुआ। ऐसे ही ह्यूमन में भी जो एमएससी क्लास फर्स्ट के जो ए बी सी तीन रीज़न हैं ये सबसे पहले डिस्कवर हुए, और इन क्लास वन के जो रीजन्स हैं इनको हम क्लासिकल क्लास वन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब ये केवल यही वाले जीन प्रोडक्ट हैं, अब ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग क्लास वन के जीन प्रोडक्ट डिस्कवर हुए हैं, तो इन्हें अब नॉन क्लासिकल क्लास वन जीन कहा जाता है। अभी भी ऐसे नॉन क्लासिकल क्लास वन जीन के बारे में इनके डिटेल नहीं पता हैं, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम क्लास वन HLA-G मॉलिक्यूल की बात करें तो यह G मॉलिक्यूल जो है साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल एट द फीटल मैटरनल इंटरफेस हैज़ बीन implicated in protection of fetus from being recognized as foreign. This may occur when the paternal antigen being to appear and from being rejected by maternal cytotoxic T cells. तो कहीं ना कहीं ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है यहाँ पर भी जो क्लास वन HLA-G मॉलिक्यूल है इसका एक्सप्रेशन होता है, और इससे जो फीटस है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब फीटस को प्रोटेक्शन मिलता है ताकि वो मदर के अंदर रह सके। अदरवाइज़ मदर के जो एंटीजेंस होते हैं एज ए फॉरेन फीटस में आ जाते हैं और बिहेव करते हैं, तो फीटस उसको रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस ये करवाता है कि ये जो मैटरनल एंटीजेंस हैं ये फॉरेन नहीं है। तो ये HLA-G की बात कर रहे हैं हम, तो ये देखिए आप क्लास फर्स्ट में HLA-A, HLA-B, HLA-C जो है यहाँ तक तो है ही, तो ये और HLA-G की बात कर रहे हैं, मतलब आगे भी इसमें बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो जीन सेगमेंट्स के नॉमेनक्लेचर हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि जैसे माउस में जो H2 कॉम्प्लेक्स है इसमें क्लास वन में डी रीजन आता है, जबकि ह्यूमन में अगर हम डी रीजन की बात करें तो ये जो डी रीजन होता है वो एमएससी क्लास सेकंड में देखने को मिलता है, जिसमें डी रीजन के साथ DP, DQ और DR होता है। लेकिन अब हम यहाँ एक और बात करना चाह रहे हैं, जो क्लास थर्ड है एमएससी क्लास थर्ड, इससे जो डिफरेंट टाइप के कम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स C4, C2, BF ये बनते हैं, और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो हैं वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और हीट शॉक प्रोटीन्स वगैरह जैसे कि C रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं। तो ये जो अभी जीन स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है यही फॉलो होता आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक समझेंगे, एलेलिक फॉर्म ऑफ MSC genes are inherited in linked groups called haplotypes। जो MSC कॉम्प्लेक्स के जीन होते हैं ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी कि जो अल्टरनेटिव
जीन के जो डुप्लेक्स फॉर्म है उसको हम एलील्स कहते हैं, यानी कि दो एक जैसे जीन्स। और एमएससी के जो लोकाई हैं, ये दोनों जो जीन्स होते हैं, ये एक पेरेंट्स में फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो एक एलील के एक सिंगल सेट को, ईच सेट को हम कहते हैं हैप्लोटाइप। तो दो अलग अलग हैप्लोटाइप मिल करके एक एलील बनाते हैं। ये जो हैप्लोटाइप्स हैं, इनको हम जैसे इस टाइप से डिनोट करते हैं, एक आर्बिट्रेरी इटैलिक सुपरस्क्रिप्ट से, लाइक H2A और H2B, ऐसे हम डिनोट करते हैं। एक्चुअल में जब एलील्स एक दूसरे के प्रोटोटाइप होते हैं तब हम इसको ऐसे डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन अगर ये जो हैप्लोटाइप्स हैं ये इनब्रेड स्ट्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, तो F1 जनरेशन में मान लीजिए अगर H2B स्ट्रेन क्रॉस होता है H2K स्ट्रेन से, तब हम F1 स्ट्रेन को जो है इस टाइप से लिखते हैं H2B/K। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी अगर ये जो इंडिविजुअल होगा वो ग्राफ्ट अगर होगा तो अगर एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के ग्राफ्ट के हैप्लोटाइप इसके पास में हैं। ऐसे में ये जो एमएससी कॉम्प्लेक्स है ये इस ग्राफ्ट को फॉरेन नहीं समझेगा। अब आप सोचें कि जो हैप्लोटाइप्स हैं एमएससी के, ये बीबी है, तो जो इसका हैप्लोटाइप बनेगा वो H2B पेरेंट्स होगा और यहाँ पर H2K पेरेंट्स होंगे। तो दोनों में जब बी के F1 जनरेशन में आता है और स्किन ग्राफ्ट की हम बात करते हैं, और मान लीजिए पेरेंट बीबी है और इसका स्क्रीन ग्राफ्ट इसके F1 जनरेशन में होना है, तो आप देखेंगे कि रेड वाला तो एक्सेप्ट कर लेगा, साथ में बीके वाला भी जो होगा वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन रेड वाले का जो येलो होगा यानी बीबी वाले का केके वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम केके पेरेंट्स के ग्राफ्ट की बात करें तो बीके वाला एक्सेप्ट कर लेगा, केके वाला एक्सेप्ट कर लेगा, पर बीबी वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम बीके प्रोजेनी का लेते हैं तो वो सिर्फ बीके ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये इस टाइप का जो हैप्लोटाइप है, हैप्लोटाइप नहीं, ये जो F1 जनरेशन का जो सीक्वेंस है, जीन लोकस है, ये ना तो बीबी एक्सेप्ट करेगा ना केके एक्सेप्ट करेगा। तो जो माउस में अभी तक डिफरेंट टाइप की जो हैप्लोटाइप्स मिले हैं वो है KD BA S T1 और Q। और जो प्रोटोटाइप स्ट्रेंस हैं वो है CBA DBA2, देन C57BL10 B10 A.SW A.TL और DBA/1। और अदर स्ट्रेंस विद द सेम हैप्लोटाइप्स जो हैं वो AKR C3H B10BR C57BR देन बाल्ब C। तो ये जो हैं सारे के सारे जो H2 हैप्लोटाइप्स ऑफ सम माउस स्ट्रेन हैं जो कि MSC मॉलिक्यूल के हैं, जो बाद में डिस्कवर हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द MSC मॉलिक्यूल एंड जीन्स। तो MSC मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ऐसे 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें क्लास 1 एंड क्लास 2 जो हैं मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों हैं मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये मेम्ब्रेन है और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू लिया गया है, और दोनों ही जो होते हैं पेप्टाइड एंकरिंग यानी कि एंटीजेनिक पेप्टाइड बाइंडिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कि यहाँ ग्रूव होता है दोनों में, और जो कि फॉरेन एंटीजेनिक पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव्स वाले होते हैं। और ये जो पेप्टाइड्स होते हैं इनको ये एक्सप्रेस करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द टी सेल। तो यहाँ कोई टी सेल रहेगी जो कि इस MSC प्लस एंटीजन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगी। जहाँ तक क्लास 1 एंड 2 की बात है तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे सिमिलर ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं, लेकिन क्लास 3 MSC मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के अनरिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, है ना, एंड डू नॉट शेयर स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी
विथ एमएससी क्लास 1 एंड सेकेंड। अब एमएससी क्लास 1 की बात करें तो इसमें 3 डोमेन्स होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। और जो 3 डोमेन्स हैं ये एक्चुअल में 45 किलो डाल्टन की एक अल्फ़ा चेन होती है जो कि मेम्ब्रेन एंकर्ड होती है, और मेम्ब्रेन में इसका एक हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है, और इसके बाद मेम्ब्रेन से इंट्रा मेम्ब्रेनस या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक हाइड्रोफिलिक सेगमेंट होता है। हाइड्रोफिलिक सेगमेंट जो है ये 30 एमिनो एसिड्स का बना होता है, इसको हम साइटोप्लाज्मिक टेल कहते हैं। इसके बाद ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक सेगमेंट है जो कि 25 एमिनो एसिड्स का होता है, और ये प्रोलॉन्गेशन है इस अल्फ़ा चेन का। ऐसी बीटा चेन में कोई इंट्रा मेम्ब्रेनस या ट्रांस मेम्ब्रेनस सेगमेंट नहीं होता। बीटा सेगमेंट जो है अल्फ़ा 3 सेगमेंट से स्ट्रक्चरल या होमोलॉजी रखता है, या फिर सीक्वेंस डाटा जो है इसका जो सीक्वेंसिंग करेंगे तो जो डाटा है वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का और अल्फ़ा 3 स्ट्रक्चर का सेम हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है इसकी होमोलॉजी कांस्टेंट रीजन डोमेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो भी स्ट्रक्चर है आगे हम पढ़ेंगे उसके कांस्टेंट रीजन के डोमेन से मिलती है। ये जो अल्फ़ा चेन है ये 45 किलो डाल्टन की होती है, और एमिनो एसिड वाइज देखें तो ये लगभग 90 एमिनो एसिड्स के इक्वलेंट होती है। 90 एमिनो एसिड्स इसमें होते हैं। इसके बाद बीटा ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन जो है रीजन, इसको हम बीटा 2 माइक्रो ग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये रीजन जो है 12 किलो डाल्टन का होता है। और अब ये बात करें कि कौन सा सेगमेंट किस जीन से इनकोडेड होता है, तो जो अल्फ़ा चेन होती है वो पॉलीमॉर्फिक जीन ए बी एंड सी रीजन ऑफ ह्यूमन में अगर बात करें तो HLA कॉम्प्लेक्स से बनी होती है, और अगर माउस में बात करें तो S2 कॉम्प्लेक्स में ये K और D और L रीजन की बनी होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा माउस में ये जो बनी होती है K और D रीजन की बनी होती है अल्फ़ा चेन, जबकि ह्यूमन के केस में जो HLA है वो A B और C रीजन की बनी होती है। ये अल्फ़ा चेन बनी होती है ये इन रीजन्स ऑफ जीन्स से एक्सप्रेस होती है। तो ये अभी हम सब जो बात कर रहे हैं ये हमारे MSc क्लास फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 ऐसे अल्फ़ा चेन के 3 जो है आउटर मेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं, और बाकी तो मैंने आपको इंट्रा मेम्ब्रेनस डोमेन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बता दिया और साइटोप्लाज्मिक टेल भी बता दी है। तो MSc कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे 3 डोमेन में क्यों बताते हैं, क्योंकि जब हम एंजाइम पेपेन से क्लीवेज करेंगे तो जो अल्फ़ा चेन होती है वो 13 रेसिड्यू प्रॉक्सिमल छोड़ करके टू द ट्रांस मेम्ब्रेन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसके 13 रेसिड्यू प्रॉक्सिमल यहाँ तक छोड़ करके 3 अलग अलग सेगमेंट जो कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, और चौथा सेगमेंट बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, यानी 4 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पेपेन से क्लीवेज करने पर हमें 4 सेगमेंट मिलते हैं, इसलिए इनको हम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन कहते हैं। और प्यूरिफिकेशन करते हैं विथ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन, तो हमें 2 पेयर तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 के मिलते हैं, और इसके अलावा हमें अल्फ़ा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का भी एक पेयर मिलता है। अब हम इसके माइक्रो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में टोटल 8 बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं जो कि आपस में स्पेनिंग हेलिकल स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द अल्फ़ा 1 and अल्फ़ा 2 डोमेन इंटरेक्ट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म ऑफ 8 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड स्पेंड बाय 2 लॉन्ग अल्फ़ा हेलिकल रीजन्स। और ये बीटा प्लेटेड शीट्स बॉटम में होती हैं, जबकि अल्फ़ा हेलिकल्स जो होते हैं ये टॉप मोस्ट पे होते हैं। इनके बीच में बने हुए क्लेफ्ट का साइज़ 25 × 10 × 11 एंगस्ट्रॉम होता है,
जो कि एक पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कहलाता है, जो कि लगभग 8 से 10 एमिनो एसिड लॉन्ग किसी भी पेप्टाइड को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको इतने को इनफ है कि इतना बाइंड कर सकता है। उसके बाद ये जो अल्फ़ा 3 डोमेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की शीट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लेटेड एंटी पैरेलल शीट्स की बनी होती हैं, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी कुछ जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के साथ में सिमिलर होता है। और ये सिमिलरिटी इसलिए है क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन के कांस्टेंट रीजन को कोड करने वाले जीन्स हैं, उनकी सीक्वेंस और ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की जो सीक्वेंस है, और जो यहाँ पर अल्फ़ा 3 डोमेन की जो सीक्वेंस है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। फाइनली अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 जो होते हैं वो एक ग्रूव बनाते हैं, और ये जो ग्रूव होता है दैट इज़ पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, ये काफ़ी कुछ कोवेलेंटली इंटरेक्ट करता है अल्फ़ा 3 चेन के साथ में या अल्फ़ा 3 डोमेन के साथ में। तो इसका इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 3 के साथ होता है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का खुद का कोई ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट नहीं होता। इसी MSC फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का जो अपर व्यू है, इसको हम देखेंगे जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो आप देखेंगे कि जो रूफ वाला स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ा हेलिक्स का बना होता है, जबकि जो बॉटम का अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 डोमेन जो है, ये 8 एंटी पैरेलल शीट्स का बना होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें ऐसा दिखाया है, यहाँ पर ये ऐसा दिखाया है। तो ये जो एंटी पैरेलल शीट्स होती है ये बॉटम होता है यहाँ पे, और जो अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं ये यहाँ पर रूफ की तरह काम करता है, जो कि इजीली 8 से 10 एमिनो एसिड लंबे पॉलीपेप्टाइड को या पेप्टाइड को इजीली ट्रैप कर सकता है। और फाइनली ये जो MSC1 कॉम्प्लेक्स है, ये एंटीजन ट्रैप करके टी साइटोटॉक्सिक सेल को रिकॉग्नाइज करता है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होती है। देन फाइनली साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती है वो साइटोकाइन रिलीज करके डिफरेंट टाइप के जो इंट्रासेलुलर सिग्नल्स हैं, और जो इंट्रासेलुलर पाथवे जो सेल किलिंग है, या जो एंडोजिनस पाथवे है एंटीजन का, उसको फॉलो करती है। जब एक ट्यूमर सेल है जो कि डाउडी ट्यूमर सेल है, इसमें ये देखा गया है कि अगर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अब्सेंट हो जाए, इसका जीन अब्सेंट हो जाए, या बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का जीन म्यूटेट हो जाए, तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अगर मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस नहीं होगा, जैसे यहाँ पर मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो आप समझें कि जो अल्फ़ा चेन होती है अगर ये बन भी रही होगी तो भी ये मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस नहीं होती है। और अगर हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को अगर अलग से ट्रांसफेक्ट कर दें, किसमें, इसी डाउडी ट्यूमर सेल में, तो जैसे ही हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का ट्रांसफेक्शन करेंगे, यानी कि उसका जीन अलग से इंसर्ट करेंगे, तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे इसका एक्सप्रेशन होगा बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का, और इसी के साथ में जो है अल्फ़ा डोमेन्स जो है, जो अल्फ़ा चेन है, उसका भी एक्सप्रेशन सेल मेम्ब्रेन पर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे क्लास सेकेंड MSC कॉम्प्लेक्स की। MSC सेकेंड कॉम्प्लेक्स में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 डोमेन का एक अल्फ़ा चेन होता है, और बीटा 1 एंड बीटा 2 डोमेन का एक बीटा चेन होता है, और दोनों ही मेम्ब्रेन एंकर्ड होते हैं, यानी कि इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट भी होता है, इनमें साइटोप्लाज्मिक टेल भी होती है, और इनमें जो है मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन्स भी होते हैं। और ये जो डोमेन्स हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन की सुपर फैमिली के सीक्वेंस से इनके सीक्वेंस जीन सीक्वेंस मैच करते हैं। जहाँ तक बात करें कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर MSC क्लास 1 में देखा था। यहाँ पर अल्फ़ा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन में जो है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती थी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है ये अल्फ़ा 2 और बीटा 2 डोमेन में देखने को मिलती है।
यहाँ पर अल्फ़ा चेन और बीटा चेन दोनों आपस में जो है कोवेलेंट लिंकेज के साथ में जुड़े होते हैं, जैसा आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये कोवेलेंट लिंकेज के साथ आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद इसमें जो एंटीजन का ग्रूव होता है, ये ग्रूव ओपन होता है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में एमएससी क्लास 1 में जो ग्रूव होता है वो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट जो है ये एक्चुअल में क्लोज ग्रूव है, जबकि बीटा 1 और अल्फ़ा 1 के बीच का जो ग्रूव होता है ये ओपन एंडेड ग्रूव कहलाता है। जो अल्फ़ा चेन होती है वो अल्फ़ा चेन 33 किलो डाल्टन की होती है, जबकि यहाँ जो बीटा चेन होती है एमएससी क्लास सेकंड में वो 28 किलो डाल्टन की होती है। तो आप ये देखेंगे कि एमएससी क्लास 1 में अल्फ़ा चेन 45 किलो डाल्टन की थी, वहीं एमएससी क्लास सेकंड में अल्फ़ा चेन 33 किलो डाल्टन की है। इसके बाद बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एमएससी क्लास 1 में 12 किलो डाल्टन का था, यहाँ पर क्लास सेकंड मॉलिक्यूल में जो बीटा चेन है वो 28 किलो डाल्टन की है। एमएससी क्लास सेकंड की हम बात करें तो माउस H2 कॉम्प्लेक्स में एमएससी क्लास सेकंड 2 जीन रीजन से IA और IE से इनकोड होता है। वहीं अगर ह्यूमंस में हम बात करें तो एमएससी क्लास सेकंड जो है वो DP DQ और DR रीजन ऑफ जीन सीक्वेंस से इनकोड होता है। स्पेशली जब हम पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट की बात करते हैं तो ये पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है, और ये जो क्लेफ्ट है ये बना होता है या इनकोड होता है फ्रॉम HLA-DR1 से। और ये जो जीन सीक्वेंस है ये देखा गया है, ये देखिए आप एमएससी क्लास सेकंड में ये HLA-DR1 से इनकोड होता है। तो यहाँ इस ग्रूव में ये देखा गया है कि इसमें भी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लोर ऑफ 8 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बेस में 8 एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स, ये 8 एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स, ये वाले देखिए, ये रेड में है, ये गया है, ये दूसरा गया है, ये तीसरा गया है, ये चौथा गया है, और यहाँ ब्लू में भी ऐसे आपको तो 4 इधर दिख रहे हैं, 4 इधर दिख रहे हैं, ये 1 गया है, ये 2 गया है, ये 3 गया है। तो ये बेस बनाते हैं या फिर हम कहें फ्लोर बनाते हैं, और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा हेलिक्स हैं ये हेलिकल प्रोटीन्स जो हैं ये इसका रूप बनाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एमएससी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो एंटीजन बाइंडिंग पेप्टाइड क्लेफ्ट है, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है, ये जो है अल्फ़ा अल्फ़ा हेटेरोडाइमर का बना होता है, जबकि यहाँ एमएससी क्लास सेकंड में जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है ये अल्फ़ा बीटा हेटेरोडाइमर का बना होता है। और एमएससी क्लास सेकंड में ये जो ग्रूव होता है, जैसे आप एमएससी क्लास फर्स्ट को देखेंगे तो ये जो ग्रूव होता है ऐसा क्लोज होता है, कहाँ, एंडिंग्स पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन जो एमएससी क्लास सेकंड है उसके जो ग्रूव्स होते हैं वो इस टाइप से पॉकेट्स बनाते हैं, ओपन होता है, वो यहाँ से भी ओपन होता है और यहाँ से भी बीच में यहाँ से भी ओपन होता है। तो इसमें हाउएवर यहाँ पर आप ध्यान दें, द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ HLA-DR लाइक दैट in class first molecule it is composed of floor of 8 antiparallel beta strands and side of antiparallel alpha helix। तो यहाँ पर ये जो बेस होता है ये बीटा प्लेटेड शीट्स का बना होता है, इसमें भी यही है, रेड कलर के जो स्मॉल हैं ये बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, और जो रूफ होती है वो अल्फ़ा हेलिक्स की बनी होती है। तो 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, ये एक अल्फ़ा डोमेन है और ये एक बीटा डोमेन है। लेकिन इसमें लिखा है आगे, हाउएवर द क्लास सेकंड मॉलिक्यूल लेक द कंजर्व्ड रेसिड्यू दैट बाइंड टू द टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड्स एंड फॉर्म इंस्टीड एन ओपन पॉकेट। तो जैसा मैंने आपको बताया ये जो ग्रूव होता है ये ऐसे क्लोज नहीं होता एज एमएससी फर्स्ट, ये होता है ओपन इस टाइप का। तो इस टाइप से ये ओपन होता है। तो इस प्रकार से जो क्लास 1 प्रेजेंट्स मोर of a socket, class second as an open ended groove।
नाउ अब हम एमएससी क्लास 1 एंड एमएससी क्लास 2 के एक्सॉन एंड इंट्रॉन जीन के रीअरेंजमेंट की बात करें तो इसमें जो एमएससी क्लास 1 है उसमें जो डीएनए सीक्वेंस होता है इसके 5 प्राइम एंड पर सबसे पहले लीडर सीक्वेंस होता है। इसके बाद अल्फ़ा 1 के लिए जीन कोड करने वाला सीक्वेंस, अल्फ़ा 2, देन अल्फ़ा 3, देन ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंस, देन साइटोप्लाज्मिक सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पर जब डीएनए में ये एक्सॉन्स हैं और ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं ये इंट्रॉन्स हैं, तो डीएनए फाइनली एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और एमआरएनए में जो है इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पर एमआरएनए में आप देखेंगे कि जो लीडर सीक्वेंस है इसका क्या रोल होता है। लीडर सीक्वेंस एक्चुअल में जो भी प्रोटीन बनता है, जैसे एमआरएनए जो भी ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जाने का काम लीडर सीक्वेंस का होता है। तो लीडर सीक्वेंस क्या करता है, लीडर सीक्वेंस इनकोड सिग्नल पेप्टाइड दैट रिक्वायर टू टेक प्रोटीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 5 प्राइम एंड से देखें तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, टीएम, सी और सी, इस टाइप से रीजन्स होते हैं जो कि फर्दर एमएससी क्लास फर्स्ट को इनकोड करते हैं। अब एमएससी क्लास सेकंड की बात करें तो एमएससी क्लास सेकंड में दो अलग अलग चेन्स हैं, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। तो बीटा 1 बीटा 2 को सीक्वेंस करने वाला, इनकोड करने वाला जो जीन है वो भी 5 प्राइम में एल यानी लीडर सीक्वेंस, देन बीटा 1 बीटा 2, फिर ट्रांस मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्मिक रीजन्स, इस टाइप से एक्सॉन इंट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। ये बाद में एमआरएनए में कन्वर्ट होते हैं जिसमें कि इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है और इंट्रॉन्स जो होते हैं वो फर्दर बीटा 1 बीटा 2 चेन यहाँ बनाते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और साइटोप्लाज्मिक डोमेन या साइटोप्लाज्मिक टेल बनाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जीन हैं, इनके एक्सॉन इंट्रॉन में से इंट्रॉन के रिमूवल के बाद जो एमआरएनए होता है वो यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक टेल बनाते हैं। Now the next point is class 1 and class 2 molecules exhibit polymorphism in region that bind to the peptides। तो ये हमें पता है कि जो ये ग्रू है, यहाँ पर हम ये ग्रू की बात करें या फिर यहाँ पर हम ये ओपन एंड्स की बात करें जहाँ पर हमारा जो पेप्टाइड होता है वो बाइंड होता है, तो इस ग्रू में या फिर इस ओपन एंडेड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट में पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब डिफरेंट पेप्टाइड को बाइंड करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ऐसे देखा गया है कि क्लास 1 और क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स में 100 डिफरेंट एलिलिक वेरिएंट्स मिलते हैं, लेकिन जो नॉर्मली एक्सप्रेस होते हैं तो क्लास 1 मॉलिक्यूल में ऐसे 6 डिफरेंट एलिल्स एक्सप्रेस होते हैं और क्लास 2 मॉलिक्यूल में 12 एलिलिक वेरिएंट्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, ताकि ये डिफरेंट टाइप के जो पेप्टाइड्स हैं उसके साथ बाइंड होकर के एंटीजन को टी सेल को एक्सप्रेस कर सकें, है ना, या टी सेल को प्रेजेंट कर सकें। यहाँ ये देखा गया है कि जब आप देखेंगे क्लास 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो क्लास 1 मॉलिक्यूल में जो ग्रू होता है वो क्लोज एंडेड होता है। सो इसके कारण यहाँ पर 8 to 10 एमिनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड ही बाइंड हो पाता है। जबकि क्लास 2 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका ओपन एंडेड ग्रू होता है और इसके जो एंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, इसलिए ये लगभग 13 to 18 एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, उनके पेप्टाइड्स को ही ट्रैप कर पाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्लास 1 मॉलिक्यूल और क्लास 2 मॉलिक्यूल के डिफरेंस दिए गए हैं। जैसे पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन यहाँ क्लास 1 में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 होता है, जबकि क्लास 2 में अल्फ़ा 1 और बीटा 1 होता है। नेचर ऑफ पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट क्लोज्ड एट बोथ हैंड्स होता है कुछ इस टाइप से, क्योंकि ऐसा क्लेफ्ट होता है, और यहाँ ओपन एट बोथ हैंड्स, तो यहाँ पर दोनों तरफ से ये अलग अलग क्लेफ्ट होने के कारण ये पोर्शन ओपन रहता है। जनरल साइज ऑफ बाउंड पेप्टाइड यहाँ से 8 to 10 एमिनो एसिड बाउंड हो सकते हैं इस पर, जबकि यहाँ पर 13 से 18 एमिनो एसिड जो होते हैं वो बाउंड होते हैं। पेप्टाइड मोटिव्स इन्वॉल्व इन बाइंडिंग टू एमएससी मॉलिक्यूल, एंकर रेसिड्यू एट बोथ एंड्स पेप्टाइड जनरली हाइड्रोफोबिक कार्बोक्सिल टर्मिनल एंकर होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एंकर रेसिड्यू डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द पेप्टाइड। नेचर ऑफ बाउंड पेप्टाइड की बात करें तो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर इन विच बोथ एंड्स
interact with the MSC cleft but middle arc up away from MSC molecule. Extended structure that held at the constant elevation above the floor of the MSC cleft. तो यहाँ ये पेप्टाइड जो होते हैं इनके नेचर की भी बात हमने देखी। नाउ अब हम क्लास फर्स्ट MSC पेप्टाइड इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो क्लास फर्स्ट MSC पेप्टाइड इंटरेक्शन के लिए जो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल है ये पेप्टाइड को एक्सप्रेस करता है टू द CD8 पॉजिटिव टी सेल्स के लिए। और ये जो पेप्टाइड्स होते हैं ये जनरली एंडोजिनस इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है या कोई इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है या फिर ट्यूमर सेल्स है। तो ये जो एंडोजिनस पाथवे से होते हुए जो एंटीजेंस आते हैं उसका ट्रैपिंग करता है MSC क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल और प्रेजेंट करता है CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को, यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो कि माइस में बनता है KDL के जीन रीजन्स से और ह्यूमंस में बनता है ABC जीन रीजन से। तो इसमें डिफरेंट एलिलिक वेरिएंट्स होते हैं और एलिलिक वेरिएंट्स होने के कारण एक न्यूक्लिएटेड सेल पर, है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक न्यूक्लिएटेड सेल पर लगभग 10⁵ कॉपीज़ ऑफ ईच क्लास ऑफ 1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं। मतलब एक ही सेल पर, एक ही न्यूक्लिएटेड सेल पर 10⁵ कॉपीज़ ऑफ MSC मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अबाउट 10⁵ कॉपीज़ ऑफ MSC क्लास 1 के एक सेल पर मिलने पर लगभग ये 2000 डिफरेंट पेप्टाइड के साथ बाउंड हो सकता है एक सेल। और ऑलमोस्ट जब सभी सेल्स की बात करते हैं न्यूक्लिएटेड सेल्स की, तो वेरी करता है कि कुछ 100 पेप्टाइड के साथ बाइंड होते हैं और कुछ जो होता है मैक्सिमम 400 कॉपीज़ ऑफ पेप्टाइड के साथ बाउंड होते हैं। ऐसे में जब ये बाइंडिंग होती है तो एवरेज ये देखा गया है कि लगभग 100 पेप्टाइड अगर किसी MSC क्लास पर बाइंड हैं तो वो किसी साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए सफिशिएंट है। तो लगभग 8 to 10 एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक MSC 1 मॉलिक्यूल के क्लेफ्ट में बाइंड होते हैं। और ये क्लेफ्ट हमें पता है कि ये क्लेफ्ट दोनों तरफ से क्लोज्ड होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसीलिए इसमें जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पेप्टाइड्स हैं वही बाइंड होते हैं जो कि इस क्लेफ्ट के दोनों एंड से इंटरेक्ट कर सकें। तो ऐसे में because these amino acids reside anchor the peptide into the groove of the MSC molecule, they are called as anchor residue। इसलिए ऐसे जो पेप्टाइड्स होते हैं इनको हम एंकर रेसिड्यू कहते हैं। तो ये जो एंकर प्रोटीन्स हैं या एंकर पेप्टाइड्स हैं या एंकर रेसिड्यूज़ हैं ये बाइंडिंग क्लेफ्ट की एंडिंग्स से काफ़ी कुछ कम्प्लीमेंट्री बिहेवियर शो करते हैं। तो एंकर रेसिड्यू की सीक्वेंस स्टडी से पता चला है कि जो 8 to 10 एमिनो एसिड के पेप्टाइड्स होते हैं जो कि MSC मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं क्लास 1 से, उसमें ये सीक्वेंसेस हैं जो कि मिले हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि इनके जो एंड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स के बने होते हैं और इसके टर्मिनस पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और ये जो हैं नॉर्मली हाइड्रोफोबिक ल्यूसीन या फिर आइसोल्यूसिन्स होते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू जो होते हैं ये एंकर रेसिड्यू होते हैं। दूसरी तरफ दूसरे क्लेफ्ट में ये देखा गया है कि सेकंड या थर्ड रीजन पे जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये एमिनो एसिड्स जनरली एंकर रेसिड्यू होते हैं जो कि एंकरिंग का काम करते हैं, यानी कि ऐसे हुक जैसा बना करके ट्रैप होने का काम करते हैं। यहाँ पर ये G और P, तो G यानी कि जैसे ग्लाइसिन है और P यानी कि जैसे प्रोलीन है। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन के रेसिड्यू यहाँ पर एंकरिंग का काम करते हैं। तो इन एंकर रेसिड्यू की स्टडी से या फिर 8 पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल में क्या इस समय अरेंजमेंट होगा और उसके मोटिव्स कैसे होंगे। तो एक प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं कि ये पेप्टाइड इस जैसे कि यहाँ पर ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देखा गया है कि जैसे ये पूरा एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल है जो कि MSC क्लास 1 में बाइंड है, तो हम इस
सीक्वेंस से, पेप्टाइड के सीक्वेंस से ये पता लगा सकते हैं या ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि MSC क्लास 1 का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। अब हम क्लास सेकेंड के MSC पेप्टाइड इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हैं जो कि एक्सोजिनस प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जो एंटीजन्स होते हैं वो एक्सोजिनस पाथवे से होते हुए आते हैं। नॉर्मली ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो या तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे या फिर एक्सोजिनस प्रोटीन्स होंगे। ये प्रोटीन्स एक्सप्रेस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद द CD4 टी हेल्पर सेल। तो CD4 टी सेल्स जो होती है ये एक हेल्पर सेल होती है और ये एक्सोजिनस पाथवे के जितने भी एंटीजेंस होते हैं उसके डिग्रेडेशन का काम टी हेल्पर सेल करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सोजिनस प्रोटीन के पाथवे का बता दूं कि ये जैसे एक्सोजिनसली आते हैं बाहर से, ये एंटीजन जो होते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू सेल इनगल्फ करती है और जनरली ये APC की सेल्स होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिनमें फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी होती है जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है। इसके बाद में ये सेल्स रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करेंगी या फिर एंडोसाइटिक वेसिकल बनाएगी और ये जो वेसिकल्स होते हैं ये इसमें जैसे लाइसोसोम्स वगैरह से एंडोलाइसोसोम या फिर फेगोलाइसोसोम बनता है। फाइनली ये फेगोलाइसोसोम्स जो होते हैं वो बाद में मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर, जहाँ से MSC सेकेंड मॉलिक्यूल ये जो प्रोसेस्ड पेप्टाइड्स हैं इसको प्रेजेंट करता है टू CD4 टी सेल्स को। यहाँ पर ये जो पेप्टाइड्स होते हैं ये 13 to 18 एमिनो एसिड लॉन्ग होते हैं और इसका हमें जैसे पता है कि इसके जो ग्रूव्स हैं वो ओपन होते हैं दोनों तरफ से। तो जैसे ये जब ओपन होते हैं तो आप ये देखेंगे कि 13 to 18 एमिनो एसिड से भी लंबे ये हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो एंड्स होते हैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये यहीं से यहीं तक हो, इसके एंड और भी इनलार्ज होकर के आगे भी जा सकते हैं। जैसा कि हमने MSC क्लास फर्स्ट में देखा था कि इसमें यहाँ पर एक कंजर्ड एंकर रेसिड्यूज़ हैं। यहाँ पर ऐसे कंजर्ड एंकर रेसिड्यूज़ जो होते हैं वो क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के केस में नहीं मिलते हैं। क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के केस में केवल कंजर्ड मोटिव्स मिलते हैं और इसको हम कहते हैं इंटरनल कंजर्ड मोटिव्स। तो जैसा हमने क्लास 1 में देखा कि क्लास 1 मॉलिक्यूल में जो एंकर रेसिड्यूज़ होते हैं, लेकिन जो क्लास सेकेंड है उसमें एंकर रेसिड्यूज़ नहीं होते हैं। क्लास 1 में जो एंकर रेसिड्यू हैं यही बाइंड करते हैं और रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड जो होता है वो एक बल्ज भी बना देता है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 में ही हम बात करें तो जैसे एंकर मॉलिक्यूल हमने अभी आपको बताया सेकेंड पे है, इसके बाद में वो 9 पर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था ना प्रोलीन है और ल्यूसिन आइसोल्यूसिन है। तो ये जो 9th नंबर का जो है ये एमिनो एसिड है। तो ये कुछ इस टाइप से बाइंड होते हैं कि अगर छोटा पेप्टाइड होगा तो केवल यहाँ और यहाँ से बाइंड होगा और ये फ्लैट होगा, जबकि जो लॉन्ग पेप्टाइड होगा तो बीच में से वो बल्ज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है MSC क्लास 1 में बाउंड हुए पेप्टाइड की, जबकि MSC क्लास 2 के पेप्टाइड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। उसमें हर एक जो पेप्टाइड का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बना होता है, तो वो कम्प्लीटली जो है पेप्टाइड मॉलिक्यूल क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होता है। और स्पेशली जो 7 एमिनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं, जो बीच के जो 7 एमिनो इंटरनल सीक्वेंस हैं जो कि 7 to 10 एमिनो एसिड्स के होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं फ्रॉम द MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जनरली जो क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल का हमने आपको बताया था कि ये हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक नेचर के एमिनो एसिड होते हैं, जबकि क्लास सेकेंड में हम बात करें तो क्लास सेकेंड में ये ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोफोबिक नेचर के हों, ये एरोमेटिक नेचर के भी हो सकते हैं एमिनो एसिड्स और या फिर हाइड्रोफोबिक नेचर के भी हो सकते हैं। और एट द एमिनो टर्मिनस, तो दोनों टाइप के जो टर्मिनस साइड है उस पे दोनों टाइप के नेचर के या तो एरोमेटिक नेचर के या हाइड्रोफोबिक नेचर के एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन फिर भी 30%
पेप्टाइड मॉलिक्यूल जब इल्यूट किए गए तब देखा गया कि क्लास सेकंड मॉलिक्यूल से बाइंड होने वाले ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल में जो सेकंड पोजीशन है उस पर प्रोलीन रेसिड्यू देखने को मिलता है एंड अनदर क्लस्टर ऑफ प्रोलीन्स एट द कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड पे देखने को मिलता है। तो प्रोलीन का रेसिड्यू सेकंड पॉइंट पे भी मिलता है और कार्बोक्सिल टर्मिनल यानी कि एंड पॉइंट पे, जो कि हो सकता है कि 18वां हो या 17वां जो पेप्टाइड हो वहाँ पर यह होता है प्रोलीन। Now the next point is class 1 and class 2 molecule exhibits diversity within a species and multiple forms occur in an individual। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टी सेल और बी सेल्स में जो डाइवर्सिटी होती है एंटीबॉडी की वो होती है बिकॉज ऑफ बहुत सारे सोमेटिक हाइपर म्यूटेशंस। ये हमने जो है बी सेल डाइवर्सिटी में पढ़ा है चैप्टर नंबर 12 में। तो बहुत सारे बी सेल डाइवर्सिटी सोमेटिक हाइपर म्यूटेशंस होने के कारण होती है, लेकिन एमएससी मॉलिक्यूल में बहुत सारी डाइवर्सिटी नहीं होती। इसमें क्या होता है कि एमएससी मॉलिक्यूल में एक इंडिविजुअल में फिक्स जीन्स होते हैं और वो ओवर टाइम चेंज नहीं होते। तो किसी इंडिविजुअल में जब आप बी सेल या टी सेल की डाइवर्सिटी देखेंगे तो मल्टीपल जीन रीअरेंजमेंट और हाइपर सोमेटिक म्यूटेशंस होने के कारण जो होता है मल्टीपल टी एंड बी सेल्स की डायनेमिक्स मिलते हैं। लेकिन एमएससी मॉलिक्यूल में देखा गया है कि किसी भी इंडिविजुअल में फिक्स जीन्स होते हैं या एक्सप्रेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसके पर्टिकुलर जीन्स के कारण होते हैं और वो जीन्स ओवर टाइम चेंज नहीं होते। पर ये जो एमएससी मॉलिक्यूल में जो डाइवर्सिटी होती है वो एक किसी स्पीशीज़ में किसी इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील्स होने के कारण और पॉलीमॉर्फिज्म होने के कारण होती है। यानी कि किसी एक गिवन जेनेटिक लोकस पे बहुत सारे मल्टीपल एलील्स होने के कारण, पॉलीमॉर्फिज्म होने के कारण एमएससी कॉम्प्लेक्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये जीन लोकस के मल्टीपल एलील्स होने के कारण आपस में इनके ओवरलैपिंग फंक्शन होने के कारण बहुत सारे एमएससी कॉम्प्लेक्सेस की डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एमएससी कॉम्प्लेक्स में सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन नहीं होता जैसे कि बी सेल में और हमें एंटीबॉडीज़ में देखने को मिलता है या टी सेल में देखने को मिलता है। पर यहाँ पर मल्टीपल एलिलिक रीअरेंजमेंट और ओवरलैपिंग होने के कारण एमएससी में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है विद इन ए स्पीशीज़ एंड इन इंडिविजुअल, और इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक। यानी कि बहुत सारे जीन लोकस होने के कारण जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक। फॉर एग्जांपल जो HLA है यानी कि ह्यूमन का जो लिम्फोसाइट एंटीजन है उसमें हमें ए लोकस भी मिलता है, बी लोकस भी मिलता है, सी लोकस भी मिलता है। तो ये लोकस नहीं, एक्चुअल में ये रीजन है। ए रीजन भी मिलता है, बी रीजन भी देखने को मिलता है, जीन में सी रीजन भी देखने को मिलता है और इसमें बहुत सारे मल्टीपल जीन के लोकस होते हैं। एक एक लोकस में मल्टीपल एलील्स होते हैं और ये मल्टीपल एलील्स एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में 5% से 10% वेरी करते हैं। तो इनका जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में 5 to 10% वेरी करता है। तो इससे जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, फर्दर ट्रांसलेशन होता है इन एलील्स का, तो 20 एमिनो एसिड रेसिड्यूज जो होते हैं कितनी बार एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एमएससी मॉलिक्यूल में चेंज आ जाता है और लगभग 20 एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज भी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर ह्यूमंस में हम HLA जो जीन है क्लास 1 का जो जीन है इसमें बात करें तो लगभग एलील्स 240 ए लोकस पे मिलते हैं, 470 बी लोकस पे मिलते हैं और 110 जो है वो सी लोकस पे मिलते हैं। तो 110 एलील जो होते हैं वो सी लोकस पे मिलते हैं, 470 बी लोकस पे मिलते हैं, 240 जो है ए लोकस पे मिलते हैं। तो ऐसे करके ये जो एलील का कॉम्बिनेशन है इससे आप देखेंगे कि लगभग 12 मिलियन के आसपास क्लास 1 के हैप्लोटाइप पॉसिबल हैं, क्योंकि हम 240 इंटू 470 इंटू 110 करेंगे तो 12 मिलियन वेराइटी के हैप्लोटाइप्स ऑफ एमएससी क्लास 1 के बनते हैं। ऐसे ही हम देखें तो एमएससी क्लास सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है वो DP DQ DR का बना होता है, जिसमें
5 DRB जीन्स होते हैं B1 से B5 तक, जिसमें कि एलील्स होते हैं 304, फिर 1, फिर 35, फिर 11, फिर 15, 1 2 3 4, मतलब DR में भी जो है बी लोकस में 5 अलग अलग बी लोकस होते हैं B1 से B5 तक। ऐसे ही DQ में जो है A1 से A1 होता है और B1 होता है, जिसमें 22 और 49 एलील्स होते हैं। ऐसे ही DP जो होता है उसमें B1 में 96 एलील्स होते हैं। तो इस टाइप से लगभग क्लास सेकंड में 1.8 इंटू 10⁻11 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। पर ये देखा गया है कि इतनी ज़्यादा एलिलिक डाइवर्सिटी होने के बाद भी और इतनी जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने के बाद भी इतने कॉम्बिनेशन बनते नहीं हैं, और इसी को हम कहते हैं लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है डाइवर्सिटी होने की या डाइवर्सिफाई होने की, या इतने कॉम्बिनेशन बनने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लोकस जो है वो अलग अलग होती है। जैसे HLA ह्यूमन में जो HLA लोकस है उसमें A1 का जो लोकस है उसमें अबाउट 16% जो है फ्रीक्वेंसी देखी गई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.16 है। ऐसे ही HLA B8 की बात करें तो उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है 0.09 है ना। तो ऐसे अलग अलग एलील की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हमने HLA A1 और HLA B8 की फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन किया तो बोथ एलील से लगभग 0.16 इंटू 0.09 ये होता है 0.01। तो इसका ये मतलब है कि लगभग 0.01 फ्रीक्वेंसी के साथ में इनका कॉम्बिनेशन होगा, और लगभग इससे इतनी परसेंट ही डाइवर्सिटी क्रिएट होगी। तो इन्हीं एलेलिक फ्रीक्वेंसी के कारण जो है सर्टेन टाइप के डिसीजेस से प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जांपल सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स माइट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिसीज। तो हम कुछ कुछ डिसीज से बच जाते हैं, और कभी कभी देखने को मिलता है कि प्रॉपर रीअरेंजमेंट नहीं होने के कारण द इंडिविजुअल इज ससेप्टिबल फॉर द ऑटो इम्यून डिसीज। तो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम होने के बावजूद भी जो है ह्यूमंस में इनॉर्मस पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ MSC कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और इसी के कारण जब डोनर से रेसिपिएंट में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत सारे रिजेक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, बिकॉज डोनर और एक्सेप्टर के जो MSC टाइप होते हैं वो सक्सेसफुली मैच नहीं हो पाते हैं, और बिकॉज ऑफ ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स है इसको करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ ऐसा है कि इतनी जो हम सीक्वेंस डाइवर्जेंस देख रहे हैं इन MSC कॉम्प्लेक्स, तो हमें जब पता है कि इसके जो डोमेन्स होते हैं वो जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 डोमेन होते हैं। यहाँ पर जो है β1 अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और इधर β2 डोमेन होता है। तो ऐसा है कि ये जो डाइवर्जेंस है एट द साइट ऑफ पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाला जो डोमेन है अल्फ़ा 3 और β2, और यहाँ पर अल्फ़ा 2 और β2, इसमें डाइवर्जेंस इतना नहीं देखने को मिलता क्योंकि ये फर्दर मेम्ब्रेन के साथ ही बाउंड होना रहता है। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इन क्लास 1 मॉलिक्यूल एंड इन अल्फ़ा 1 एंड β1 इन क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल जो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस एलिलिक कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ अब हम बात करेंगे डिटेल्ड जीनोमिक मैप ऑफ MSC जीन की। तो जो MSC जीन है उसकी भी मैपिंग कर ली गई है और बहुत कुछ मैप्ड है और बहुत कुछ इसमें डिस्कवर किया जा रहा है। अगर हम माइस है तो माउस के क्रोमोसोम नंबर 17 पर हमारा MSC जीन होता है, और ऐसे ही ह्यूमन में जो है क्रोमोसोम नंबर 6 पर जो है MSC जीन होता है। और MSC जो जीन है माइस के केस में H2 जीन लगभग 1500 से 2000 किलो बेस पेयर का होता है। वो वहीं पर जो ह्यूमन का क्रोमोसोम 6 है उसमें जो HLA है
तो ये जो है लगभग 4000 किलो बेस पर जितना लंबा होता है। माइस के H2 जीन में जो सीक्वेंस है वो ये है कि जो रेड वाले हैं वो सारे के सारे MSC क्लास 1 जीन हैं। इसके बाद जो ये ब्लू वाले हैं ये MSC क्लास 2 को इनकोड करते हैं, और ये जो हैं ये MSC क्लास 3 को इनकोड करते हैं। तो माइस के केस में क्लास 1 के कुछ MSC क्लास 1 के जो जीन्स हैं वो अप स्ट्रीम ऑफ जो अप स्ट्रीम ऑफ जीनोम होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डाउन स्ट्रीम ऑफ जीनोमिक DNA में होते हैं। और जबकि ह्यूमन के केस में क्या है, सभी जो क्लास 1 MSC कॉम्प्लेक्स इनकोड करने वाले जो जीन लोकाई हैं वो डाउन स्ट्रीम होते हैं, जबकि क्लास सेकेंड जो होता है वो अप स्ट्रीम होता है, और क्लास थर्ड MSC कॉम्प्लेक्स को इनकोड करने वाले जो होते हैं इन बिटवीन ऑफ क्लास सेकेंड एंड क्लास थर्ड होते हैं। जो क्लास 1 MSC जीन है वो लगभग 2000 किलो बेस पेयर होता है इन ह्यूमंस, और इन माइस जो है जो क्लास 1 जीन है वो यहाँ पर लगभग 500 किलो बेस पेयर तो यहाँ अप स्ट्रीम होता है, और लगभग यहाँ मैंने देखा पर यहाँ लिखा ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो अब ये जो जीन हैं ये MSC कॉम्प्लेक्स को कोड करते हैं। तो वो जो हैं ये बहुत सारे जो जीन हैं ये क्लासिकल कोडिंग जीन हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी क्लासिकल कोडिंग जीन हों, इनमें कुछ क्लासिकल नॉन कोडिंग जीन्स भी होते हैं। और जो नॉन क्लासिकल जीन्स हैं इसमें माइस के केस में हम देखें तो जो H2QA है ये जो है एक नॉन क्लासिकल जीन है। इसके अलावा H2T है और H2M है। यहाँ देखिए H2Q है, H2T है और M है, ये नॉन क्लासिकल जीन्स हैं। और अगर ह्यूमंस में हम बात करें क्लास 1 MSC कंपाउंड में तो यहाँ पर HLA-E है, इसके बाद HLA-F है, इसके बाद HLA-G है, ये HLA-G, इसके बाद HLA-J है, ये HLA-J है ना, ये जितने भी हैं। इसके अलावा HLA-X है, और अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है MIC, ये देखिए आप यहाँ पर ही है MIC। तो MIC-A भी है, MIC-B भी है, से ऐसे लेकर के MIC-C है, MIC-D है, MIC-E है। तो MIC-E तक अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं। ये सभी जो हैं ये नॉन क्लासिकल क्लास 1 MSC जीन्स कहलाते हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल क्लास 1 MSC जीन्स। पर ऐसा है कि कुछ इसमें से प्रोटीन कोड करते हैं, और इसी के कारण जो है पॉलीमॉर्फिज्म आता है। तो जैसे MIC की बात करें तो प्रोटीन कोड करते हैं, लेकिन ये कौन से प्रोटीन कोड करते हैं ये आपको बताता हूँ कि ये इसका एक्सप्रेशन एपिथेलियल सेल्स पर देखने को मिलता है, और लो लेवल में देखने को मिलता है, होता है ये, पर लो लेवल मतलब MIC का प्रोटीन जरूरी नहीं कि बने एक्सप्रेस हो, पर एपिथेलियल सेल में लो लेवल में देखने को मिलता है। और जब भी हीट वगैरह होती है तो ऐसे स्टिमुलस मिलने पर हीट शॉक प्रोटीन का यहाँ पर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है फ्रॉम द MIC जीन। तो नॉर्मली ये नॉन कोडिंग जीन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेल्स पर ये एक्सप्रेस होने लगते हैं, जैसे यहाँ पर एपिथेलियल सेल में ये एक्सप्रेस हो रहा है। Now next topic is the class 2 MSC gene are located at the centromeric end of the HLA। तो हमें ये पता है कि MSC क्लास 2 जीन जो है कौन कौन कोड करता है। अगर हम ह्यूमंस HLA की बात करें तो सेकंड कोड करता है जीन का DP, DQ और DR रीजन। और माइस में जब हम H2 जीन की बात करते हैं तो सेकंड MSC कॉम्प्लेक्स कोड करता है IA और IE। ओके, IA से अल्फ़ा बीटा और आई से अल्फ़ा बीटा बनते हैं, वैसे ही यहाँ पर तीनों DP, DQ और DR से जो है अल्फ़ा बीटा चेन बनती है। जब मॉलिक्यूलर मैपिंग की गई तब ये देखा गया कि माइस के केस में तो और ह्यूमन के केस में भी दोनों में बीटा चेन के जीन्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल बीटा चेन के जीन्स मिलते हैं। जहाँ तक अल्फ़ा चेन की बात करें तो सिर्फ ह्यूमन में ही मल्टीपल अल्फ़ा चेन के जीन्स मिलते हैं, माइस में नहीं मिलते। तो बीटा चेन के जीन्स की डाइवर्सिटी है। तो
तो जैसे मान लीजिए अगर हम DR रीजन की बात करें तो हमारा यहाँ पर जो DR रीजन है वो ये है। तो इस DR रीजन में बहुत सारे बीटा कोड करने वाले जीन्स हैं, लगभग 4 के आसपास, है ना, 4 के आसपास जीन ऐसे हैं जो बीटा को कोड करते हैं ह्यूमन के केस में। तो ये 4 बीटा जीन और एक अल्फ़ा जीन ऐसे करके जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अगर हम DP और DQ रीजन की बात करें तो इसमें 2 अल्फ़ा चेन देखने को मिलती हैं। तो 2 अल्फ़ा चेन और इसी से कोड होने वाली बीटा चेन, तो फिर वापस से अल्फ़ा और बीटा में जो होती है वो डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। जैसे हमने MSc क्लास फर्स्ट में नॉन कोडिंग जीन की बात की थी, वैसे ही MSc क्लास सेकंड में भी नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल जीन्स। ठीक है, ये रहा नॉन क्लासिकल MSc मॉलिक्यूल। तो माइस के केस में MSc क्लास सेकंड में नॉन क्लासिकल MSc जीन्स कौन कौन से हैं? O अल्फ़ा, O बीटा, M अल्फ़ा, M बीटा। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे कहीं से कहीं तक लिखा हुआ नहीं है, केवल IA और IE ही लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्लासिकल जीन्स हैं जिससे कि MSc सेकंड मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जो नॉन क्लासिकल मॉलिक्यूल्स हैं O अल्फ़ा, O बीटा, M अल्फ़ा, M बीटा, ये भी जो होते हैं माइस में मिलते हैं, क्योंकि ये नॉन कोडिंग है इसलिए वहाँ नहीं दिखाया गया है। ऐसे ही ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो नॉन क्लासिकल जीन्स हैं वो DM और DO हैं। पर ऐसा है कि जो DM और DO है ये क्या करते हैं, जैसे हम DO की बात करें तो DO एक्सप्रेस होता है थाइमस में और मैच्योर बी सेल में। और जो फंक्शन ऑफ द DM एंड DO है इसको हम बाद में चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लास सेकेंड MSc मॉलिक्यूल में देखने में आया है कि जो DM जीन होता था, जो कि एक नॉन क्लासिकल जीन है, ये भी क्लास सेकेंड लाइक मॉलिक्यूल बनाता है, HLA-DM बनाता है, और इसका काम भी कहीं ना कहीं एंटीजेनिक पेप्टाइड को बाइंड करने में यूज़ होता है। अभी तक हमने बात की क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल और क्लास सेकेंड MSc मॉलिक्यूल की। अब हम बात करेंगे क्लास थर्ड MSc मॉलिक्यूल की। तो जो क्लास थर्ड MSc मॉलिक्यूल है वो माइस में भी और ह्यूमन दोनों में ही एक तो C रिएक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए यानी एक्यूट फेस प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में कुछ साइटोकाइंस जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ ही ये कुछ जीन प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टेरॉइड 21 हाइड्रोक्सिलेजेस एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ है जो 2 ऐसे हैं जो हीट शॉक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो जीन्स हैं ये इनकोड करते हैं इन प्रोटीन्स को, और अगर सपोज़ कीजिए कि म्यूटेशन हो जाए किसी भी इस पर्टिकुलर जीनोम में भी कहीं म्यूटेशन हो जाए तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया देखने को मिलता है जब देयर इज़ म्यूटेशन इन 21 हाइड्रोक्सिलेजेस जीन। तो ये जो स्टेरॉइड 21 हाइड्रोक्सिलेजेस है इसके जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली जो MSc क्लास थर्ड वाला जीन है वो कहीं से कहीं तक भी इस टाइप की जो MSc कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बनाता, और इट इम्पार्ट्स द रोल for the formation, for the synthesis of complement and heat shock proteins and other cytokines. Now the next topic is the cellular distribution of MSc molecules. MSc क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे एक्सप्रेस होता है, लेकिन ऐसा है कि सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे कितना % एक्सप्रेस होता है ये डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेशन होता है वो सिर्फ लिम्फोसाइट्स पे मिलता है। अदरवाइज़ जो बाकी सेल्स है जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मसल सेल, लीवर हिपेटोसाइट, देन न्यूरल सेल्स, इसमें क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे कम तो लीवर सेल्स में देखने को मिलता है, इसीलिए सक्सेसफुल जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन है वो पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोनल सेल्स जो नर्व की सेल्स होती हैं और जो स्पर्म सेल्स होती हैं उसमें MSc क्लास 1 मॉलिक्यूल देखने को एक्सप्रेस होने को नहीं मिलता है ना, यानी इन पे एक्सप्रेस नहीं होता। तो जो टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी प्रोटीन्स हैं उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सभी प्रोटीन्स में 1% पार्टीशन जो होता है
वो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल का होता है। और जो टोटल सेल में जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, तो आप समझे कि अगर 1% है तो पर सेल भी लगभग 5 × 10⁵ मॉलिक्यूल ऑफ एमएससी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं टाइप 1 इन लिम्फोसाइट्स। तो अगर हम सेल्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल की, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि माइस के केस में जो 3 जीन लोकस हैं के, डी और एल, के, डी और एल, ये 3 जीन लोकस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमएससी क्लास 1। और एमएससी क्लास 1 ये अगर मैटरनल है तो ये पैटर्नल भी है, यहाँ पर भी के, डी और एल पैटर्नल है। तो ऐसे करके 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, या फिर हम कहें कि 6 डिफरेंट क्लास ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं ऑन द सेल। तो इसमें के डी, देन डी के, डी डी, देन एल के और एल डी, तो ऐसे 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस होते हैं। ऐसा ही ह्यूमन के केस में भी है। ह्यूमन के केस में जैसे यहाँ के, डी और एल है, वैसे ही ह्यूमन के केस में ए, बी और सी होता है। और ऐसे ही मैटरनल भी रहेगा, पैटर्नल भी रहेगा। तो ये जो जीन अरेंजमेंट है, जिसके कारण जो सेल्यूलर एमएससी कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन है वो 6 डिफरेंट टाइप के एमएससी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं इन द ह्यूमंस। As like in MSC class 1 molecule, different allelic heterogenic combination से जो मॉलिक्यूल सेल्स पे एक्सप्रेस होते हैं, उसमें नॉर्मली किसी भी टाइप के प्रोटीन को वो एक्सप्रेस करता है। और फाइनली जब वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती है तो डिफरेंट टाइप के जो वायरल पेप्टाइड्स हैं वो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल पे एक्सप्रेस होने लगते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वायरस के मॉलिक्यूल पेप्टाइड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज़ में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट टाइप के क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल का एलेलिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल एपीसी में ही प्रेजेंट होता है। लाइक क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लिएटेड सेल्स में एक्सप्रेस होता है। तो एपीसी कौन कौन से हैं? लाइक मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स। तो इन सेल्स पर क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है। लेकिन क्लास 2 मॉलिक्यूल का जो एक्सप्रेशन है वो सभी एपीसीज पर एक जैसा एक ही स्टेज में नहीं होता। लाइक अगर बी सेल की बात करें तो जो प्री बी सेल स्टेज है, प्री बी सेल स्टेज में एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होते। लेकिन जैसे ही प्री बी सेल जो है इमेच्योर बी सेल में कन्वर्ट होती है, और फिर फाइनली जब मैच्योर में कन्वर्ट होती है, तब मैच्योर में जो है एमएससी क्लास 2 एक्सप्रेस होते हैं। लाइक अगर हम मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस की बात करें तो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस में वेरी लो एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन विद द एंटीजन जो एक्सप्रेशन है एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल का, वो इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। लाइक अभी हमने क्लास 1 मॉलिक्यूल में देखा कि ये जो एंटीजेनिक हेटेरोजेनिसिटी है, या ये जो एमएससी डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी इज़ बिकॉज ऑफ के, डी एंड एल है। अब वैसे ही यहाँ पर के, डी, एल से 3 और 3 के कॉम्बिनेशन से 6 एमएससी मॉलिक्यूल की डाइवर्सिटी बनती है। अब हम एमएससी क्लास 2 की बात करें तो एमएससी क्लास 2 में जैसे कि माइस में आई ए अल्फ़ा बीटा और आई ई अल्फ़ा बीटा है, तो आई ए अल्फ़ा बीटा से आई ए का अल्फ़ा और आई ए का बीटा, और आई ई का अल्फ़ा और आई ई का बीटा, इस टाइप से केवल एक ही फादर में 4 एलील्स होते हैं, और मदर में भी 4 एलील्स होते हैं। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और इसमें भी ये देखा गया है कि 8 कॉम्बिनेशन तो ये बन रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जो बीटा चेन होती है वो भी जैसे माइस और ह्यूमन दोनों में मल्टीपल बीटा चेन जीन्स होते हैं, तो इसलिए जो डाइवर्सिटी है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में बीटा चेन के साथ साथ अल्फ़ा जीन के भी मल्टीपल अल्फ़ा जीन्स मिलती हैं, तो इसके कारण डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमंस के केस में यहाँ पर जो जीन होते हैं वो नाम है इसका डीपी, डी क्यू एंड डी आर। तो ये जो 3 हैं इसमें भी अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा इस टाइप की चेन्स बनती हैं। तो इस टाइप से ये 6 हेट्रोजेनिक इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होते हैं। हेट्रोजेनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ एमएससी
किसी भी इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेगुलेशन ऑफ एमएससी एक्सप्रेशन। तो एमएससी एक्सप्रेशन जो है वो उसको रेगुलेट करने वाली जो मेथड्स हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स, और दूसरा एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है फ्रॉम साइटोकाइंस। तो ये दोनों पैराग्राफ से हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएससी के जो जीन्स हैं उस पर 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर्स होते हैं, या फिर कहें प्रमोटर के सीक्वेंस होते हैं। तो ये प्रमोटर के सीक्वेंस जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफिक होते हैं, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये इन प्रमोटर से बाइंड होते हैं, और प्रमोटर से बाइंड होने पर एमएससी जीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये बाइंडिंग होती है या बाइंडिंग होने पर ऐसा नहीं है कि केवल एक्सप्रेस ही हो, पर ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन करते हैं। हो सकता है एमएससी बने यानी पॉजिटिव रेगुलेशन करते हैं, हो सकता है एमएससी नहीं बने यानी नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है जिसको हम ट्रांस एक्टिवेटर भी कहते हैं, एमएससी क्लास 2 की अगर बात करें तो इसमें होता है C2TA, और एक और एक्सप्रेशन फैक्टर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं RFX। तो ये दो टाइप के एक्सप्रेशन फैक्टर हैं जो कि एमएससी कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं, और जैसे ही ये प्रमोटर के साथ बाइंड होते हैं वैसे ही ये एमएससी के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन एक डिसीज़ होती है जिसको हम बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम कहते हैं। इस डिसीज़ में अगर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं इसमें डिफेक्ट आ जाए, जैसे अभी मैंने दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बताए C2TA और RFX, ये दोनों क्लास 2 एमएससी जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। अगर इनमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट आता है तो क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, और पेशेंट में देर इज़ डिसऑर्डर ऑफ लेकिंग क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल ऑन देयर सेल्स, और इसके कारण क्या होगा, सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी, और अल्टीमेटली जैसे अगर एमएससी कॉम्प्लेक्स से जनरेट नहीं होगा तो एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होगा, एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होगा तो जो टी सेल मैचुरेशन है और एक्टिवेशन है ये नहीं होगा। अब साइटोकाइन बेस्ड अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल को समझते हैं। तो साइटोकाइंस में जैसे इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा बीटा गामा 3 टाइप के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एमएससी क्लास 1 के एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफेरॉन गामा जो है ये क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको उसके सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, और जब इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इंडक्शन मिलता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्लास 1 एमएससी जीन के साथ बाइंड हो जाता है इसके प्रमोटर के सीक्वेंस के साथ में, और जैसे ही प्रमोटर सीक्वेंस के साथ में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होता है एमएससी क्लास 1 का जो जीन है वो एक्सप्रेस होने लगता है। तो जैसे ही प्रमोटर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड होता है तो देर इज़ अप रेगुलेशन ऑफ क्लास 1 का अल्फ़ा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, एंड प्रोटियोसोम सब यूनिट यानी कि LMP, एंड ट्रांसपोर्टर सब यूनिट यानी कि TAP। तो ये दोनों भी सब यूनिट्स जो हैं, जो कि प्रोटियोसोम सब यूनिट जिसको हम LMP कहते हैं और ट्रांसपोर्टर सब यूनिट जिसको हम TAP कहते हैं, ये भी एक्सप्रेस होने लगते हैं। इंटरफेरॉन गामा जो है ये एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर यानी कि C2TA को भी एक्टिवेट करता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर जो है ये क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के प्रमोटर के साथ बाइंड होता है। तो इनडायरेक्टली देखा गया है कि इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो क्लास 2 एमएससी के एक्सप्रेशन को डिफरेंट टाइप की सेल्स जैसे कि नॉन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में भी, लाइक स्किन की केराटिनोसाइट्स हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियम है, देन प्लासेंटल सेल्स है, एंड पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स है, इन पर एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। तो इंटरफेरॉन गामा अगर बढ़ेगा तो इतनी सेल्स के सेल रिसेप्टर पर एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। वहीं ये जो इंटरफेरॉन गामा है ये बी सेल के सेल मेम्ब्रेन पर एमएससी क्लास 2 के एक्सप्रेशन को डाउन रेगुलेट करता है यानी घटा देगा। वहीं बी सेल के सेल मेम्ब्रेन पर एमएससी क्लास 2 के मॉलिक्यूल को
एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरल्यूकिन 4 की होती है। तो जैसे ही इंटरल्यूकिन 4 बढ़ेगा, बी सेल के एमएससी मॉलिक्यूल सेकेंड पर एक्सप्रेशन जो होगा बी सेल पर वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को बी सेल पर घटा देंगे। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी हम ड्रग्स लेते हैं लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो हम क्यों कहते हैं कि भैया ये जो है इम्यून सिस्टम को डाउन रेगुलेट करती है। वो ऐसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है वो बी सेल में क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के एक्सप्रेशन को घटाने का काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड और प्रोस्टाग्लैंडिन लेने से इम्यून रेगुलेशन जो है वो डाउन रेगुलेशन होता है। एमएससी का जो एक्सप्रेशन है वो सर्टेन वायरल इन्फेक्शन में भी कम हो जाता है। लाइक हम बात करें साइटोमेगालोवायरस, ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस, देन हेपेटाइटिस बी वायरस, देन एडिनोवायरस 12। तो इसमें क्या होता है कि एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल का जो लेवल है वो इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल की जब असेंबली होती है, असेंबली होकर के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो है वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के सेल पर आना चाहिए, सेल की मेम्ब्रेन पर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन अगर हो गया तो जो वायरस के प्रोटीन्स होते हैं वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के साथ में बाइंड हो जाते हैं। एमएससी क्लास 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन में जो वायरस के प्रोटीन्स होते हैं वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन से बाइंड हो जाते हैं और इसके कारण जो एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल की असेंबली है वो नहीं हो पाती है ना। एडिनोवायरस 12 की अगर बात करें तो ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टर जीन है टेप 1 और टेप 2, इसके ट्रांसक्रिप्शन को घटा देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जब टेप 1 और टेप 2 का नहीं होगा तो ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है टेप 1 और टेप 2 जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और एमएससी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करवाते हैं, मतलब इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करके सेल मेम्ब्रेन पर ले जाने का काम करते हैं। पर टेप 1 और टेप 2 नहीं रहेगा तो इस एमएससी प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में ये जो टेप प्रोटीन है यहाँ पर भी लिखा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म से होता हुआ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर ले जाने का काम टेप 1 और टेप 2 करता है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें एक और चीज़ है कि ये जो टेप प्रोटीन है ये स्पेशली बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है और अगर टेप प्रोटीन नहीं रहेगा तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एक्सप्रेस नहीं होगा सेल की मेम्ब्रेन पर और एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है वो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के बिना अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे में जो इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल के लिए आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा और ऐसे में जब एमएससी मॉलिक्यूल से वायरस रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स है वो भी नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एमएससी एंड इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले बी बेनेसेरेफ ने गिनी पिग में एक सिंथेटिक एंटीजन दिया और ये देखा कि आखिर कितना इम्यून रिस्पॉन्स इस सिंथेटिक एंटीजन के अगेंस्ट आ रहा है। उन्होंने इसके लिए सीरम एंटीबॉडी का कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको मेज़र किया। बाद में एच मैक डेविड एंड एम सेला और कलिक्स ने कंजेनिक और रिकॉम्बिनेंट कंजेनिक माउस स्ट्रेन का यूज़ किया और ये देखा कि आखिर इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस क्लास सेकेंड एमएससी जीन का कितना आ रहा है। तो इसको इन्होंने टर्म दिया इम्यून रिस्पॉन्स यानी आईआर और ये इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पर माउस के क्लास सेकेंड प्रोडक्ट का नाम दिया बाद में IA और IE। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि आखिर किसी भी एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस एंटीजन को टी हेल्पर सेल की तरफ प्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई एमएससी मॉलिक्यूल टी हेल्पर सेल की तरफ एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करता है तो उसकी इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस उतनी कम होगी। किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स को मेज़र करने के लिए यहाँ 2 मॉडल दिए गए हैं। पहला मॉडल होता है डिटर्मिनेंट सिलेक्शन मॉडल। डिटर्मिनेंट सिलेक्शन मॉडल का मतलब ये है कि डिफरेंट क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंटीजन के साथ में डिफरेंट बाइंडिंग कैपेबिलिटी रखते हैं और उसको प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो वो डिफरेंट होती है। जो दूसरा मॉडल है उसका नाम है अल्टरनेटिव होल इन रिपर्टायर मॉडल।
इसमें ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे एंटीजन हैं जो एमएससी क्लास सेकेंड एक्सप्रेस तो कर रहा है, लेकिन टी सेल कितना उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, क्या उसको एज ए फॉरेन रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो टी सेल सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं वो थाइमिक प्रोसेसिंग के दौरान उसका एलिमिनेशन कर दिया जाता है। तो ये दो मॉडल हैं, पहला मॉडल था डिटर्मिनेंट सिलेक्शन मॉडल और दूसरा मॉडल है अल्टरनेटिव होल इन द रिपर्टायर मॉडल। हालांकि ये दोनों ही मॉडल करेक्ट हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमें ये पता चलता है कि एमएससी कितना उसको एंटीजन को प्रेजेंट कर पा रहा है और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि टी सेल उसको कितना रिकॉग्नाइज कर पा रही है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल होता है, एंटीजन होता है, वो तीन ट्राई मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स पर ही डिपेंड करता है। पहला टी सेल के रिसेप्टर पर, दूसरा एंटीजेनिक पेप्टाइड पर और तीसरा होता है एमएससी मॉलिक्यूल पर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस समझ में आता है। अगर एमएससी कॉम्प्लेक्स अब्सेंट हो गया तो भी इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आएगा। इसके बाद में अगर टी सेल रिसेप्टर यानी टीसीआर अब्सेंट हो गया तो भी इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आ पाएगा। तो इन तीनों का यानी कि पेप्टाइड का, एमएससी मॉलिक्यूल का और टी सेल रिसेप्टर का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो सक्सेसफुल रहेगा तभी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। अब हम फिर से पहले वाले मॉडल की बात करें जिसका नाम है डिटर्मिनेंट सिलेक्शन मॉडल। तो इसमें हमने आपको बताया कि एमएससी में डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। तो हो सकता है कि एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो किसी एक एंटीजन से डिफरेंट तरीके से बाइंड हो सकता है एमएससी का कोई एक जो एलिलिक फॉर्म है वो उससे बना जो एक्सप्रेस्ड प्रोटीन है वो किसी एंटीजन से एक टाइप से बाइंड हो सकता है एमएससी क्लास सेकेंड का कोई दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म है वो उस एंटीजन से डिफरेंट टाइप से बाइंड हो। तो ऐसी एक टेबल बनी है और इस टेबल में आप ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स है लाइक ओवा एल्ब्यूमिन, इन्फ्लुएंजा हेमोग्लूटिनिन, हैन एग वाइट लाइसोजाइम, हैन एग वाइट लाइसोजाइम, और ये इसके एमिनो एसिड्स हैं यानी 323 से लेकर 339 तक। ओके, हैंस एग में यहाँ 46 से 61 एमिनो एसिड्स, 74 से 86, 81 से 96, देन मायोग्लोबिलिन 132 से 153, देन पिजन साइटोक्रोम सी 88 से 104 और लेमडा रिप्रेसर जो कि 12 से 26। तो ये डिफरेंट टाइप के जो एंटीजन्स हैं ये एमएससी मॉलिक्यूल के आई ए, और अगर मान लीजिए उसका हैप्लोटाइप डी है, उसका हैप्लोटाइप डी है, यहाँ पे यहाँ के है ई है ना, ई में के है, डी है, के है, डी है और के है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के हैप्लोटाइप्स हैं ये पॉलीमॉर्फिक अलग अलग टाइप के एमएससी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके साथ में इनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कितनी रहती है उसको यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। और ये जो बाइंडिंग एफिनिटी है ये सभी जो एमएससी मॉलिक्यूल है ये बेसिकली H2 यानी कि माउस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर H2IG, H2IA, 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 H2IE की बात कर रहे हैं। तो जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कैसे पता चलती है कि इन सभी का रेडियो लेबलिंग किया गया है और जब इनकी बाइंडिंग होती है तो रेडियो लेबल्ड जो आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो जो है इमेजेस देते हैं और एक्सरे फिल्मों पर उतना ज़्यादा कंट्रास्ट आता है। तो इस बेसिस पर ये पता चलता है कि इस एंटीजन की इस एमएससी कॉम्प्लेक्स के साथ कितनी बाइंडिंग है। तो ये हो गया सिर्फ इंटरेक्शन एमएससी मॉलिक्यूल का एंटीजन के साथ में, और ये इंटरेक्शन जो है आता है डिटर्मिनेंट सिलेक्शन मॉडल के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि जब एमएससी मॉलिक्यूल एंटीजन के साथ तो बाइंड हो गया पर अब वो टीसीआर को रिप्रेजेंट करेगा, और टीसीआर के साथ जब ये बाइंड होगा और टीसीआर उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो इसी को हम कहते हैं कि इस मॉडल का जो नाम है, इस मॉडल का जो नाम हो जाएगा वो होगा होल इन द टी सेल रिपर्टायर, यानी कि होल इन द रिपर्टायर मॉडल। अगर ये जो एंटीजन है ये सेल्फ रहेगा तो टी सेल का एलिमिनेशन हो जाएगा थाइमस में, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। और अगर ये एंटीजन सेल्फ नहीं होगा, फॉरेन होगा, तो टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एमएससी एंड डिसीज ससेप्टिबिलिटी। सम HLA alleles occur at much higher frequency in those suffering from certain disease than in general population.
तो एक जनरल पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि जो HLA एलील्स हैं, HLA एलील्स मतलब जो MSC के ह्यूमन में पाए जाने वाले जीन्स हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए अलग टाइप का एक्सप्रेशन देते हैं और कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए अलग टाइप का एक्सप्रेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये MSC एलील्स जो होते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए अलग एक्सप्रेशन देते हैं, सर्टेन वायरल डिसीज़ के लिए अलग टाइप का एक्सप्रेशन देते हैं, डिसऑर्डर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए अलग एक्सप्रेशन देते हैं, सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए अलग, सेवरल डिफरेंट एलर्जीज़ के लिए भी अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं। तो उस पॉपुलेशन में पर्टिकुलर एक HLA एंटीजन का कितना एक्सप्रेशन आ रहा है उसको उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग मेज़र किया जाता है और उसकी रिलेटिव रिस्क देखी जाती है। फॉर एग्जांपल एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए B27 HLA एलील है, ये एसोसिएटेड होता है और इसकी रिलेटिव रिस्क जो है 90 है। देन गोट पास्चर डिसीज, गोट पास्चर सिंड्रोम भी कहते हैं, DR2 एलील है जिसकी रिस्क रिलेटिव रिस्क 16 है। ऐसे ही ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंट्रोपैथी है जिसकी DR3 है जिसकी 12 है। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है जिसकी A3 है और इसकी जो है 9.3 है। B14 की 2.3 है, A3 और B14 की 90 है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस की DR4 DR3 की 20 है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की DR2 में 5 है। माइस्थेनिया ग्रेविस है DR3 में 10 है। देन नार्कोलेप्सी में DR2 में 130 है। रिलेटिव आर्थराइटिस यानी कि यर्सिनिया साल्मोनेला, देन गोनोकोकस में B27 में 18 है। देन राइटर्स सिंड्रोम्स में B27 में 37 है। देन रिमेटॉइड आर्थराइटिस में DR4 में 10 है। देन जॉगरन सिंड्रोम्स में DW3 में 6 है। देन सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस में DR3 में 5 है। तो ये इस टाइप की जो जीन्स हैं ये एक्सप्रेस होते हैं इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज़ में। अब हम यहाँ पर रिलेटिव रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? Relative risk is calculated by dividing the frequency of HLA allele in the patient population by frequency in the general population. तो मान लीजिए ये एंटीजन प्रेजेंट अपॉन अब्सेंट डिसीज कंडीशन में और कंट्रोल कंडीशन में। मान लीजिए 4000 लोगों का या 5000 लोगों का पॉपुलेशन है और उसमें से 20 लोगों को है, तो ऐसे करके हम इसका जो रिलेटिव रिस्क है वो निकालते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क वैल्यू जो होती है, रिलेटिव रिस्क वैल्यू ऑफ 1 अगर 1 है इसका मतलब क्या है? दैट द HLA एलील इज एक्सप्रेस्ड विद द सेम फ्रीक्वेंसी इन द पेशेंट एंड जनरल पॉपुलेशन। मतलब जनरल पॉपुलेशन में और पेशेंट में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये डिसीज़ या HLA के जो एलील्स हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, इंडिकेटिंग द एलील कन्फर नो इंक्रीज रिस्क फॉर द डिसीज। इसका मतलब ये है कि डिसीज़ होने की कोई संभावना नहीं है या डिसीज़ का कोई इतना रिस्क नहीं है। तो इस टेबल के हिसाब से जो रिलेटिव रिस्क है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की B27 की 90 है। इसका ये मतलब हुआ कि एन इंडिविजुअल विथ HLA B27 एलील हैव 90 टाइम्स ग्रेटर लाइकलीहुड रिलेटिव रिस्क ऑफ 90, यानी कि वो लगभग 90 टाइम्स ज़्यादा लाइकलीहुड के साथ में सर्वाइव कर रहा है विथ HLA B27 एलील्स के साथ। तो ऐसे में जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना उसको 90 टाइम्स ज़्यादा है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जिसमें वर्टिब्रल जॉइंट्स जो होते हैं उसमें कार्टिलेज का डिग्रेडेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स में जो HLA B एलील है या B27 एलील है, इसकी जो एक्सप्रेशन होने की फ्रीक्वेंसी है वो 90 टाइम्स ज़्यादा होती है। आप ये देखेंगे कि क्यों आखिर ऐसा है, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा के जो जीन्स हैं वो ये साइटोकाइंस हैं और ये क्या करते हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट कार्टिलेज। क्योंकि इसके जो जीन्स हैं ये HLA B लोकस पे मिलते हैं और ये क्या करते हैं, ये कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन करते हैं और कहीं ना कहीं MSC के एक्सप्रेशन से भी एसोसिएटेड होते हैं।
तो अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई अगर ऐसा है कि एमएससी का जीन एक्सप्रेशन डिसीज़ के अकॉर्डिंग होता है, तो क्या किसी आइडेंटिकल ट्विन्स में सेम एमएससी का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो एमएससी एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं जेनेटिक होने के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो किसी ट्विन्स की अगर बात करें, तो किसी ट्विन के एक इंडिविजुअल में हो सकता है कि वो डिसीज़ हो और उस डिसीज़ में एमएससी का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो, पर हो सकता है कि दूसरे इंडिविजुअल में जो कि सेम ट्विन्स का है उसमें एमएससी रिस्क कम हो और वो डिसीज़ कंडीशन भी कम हो। कुछ एविडेंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो एमएससी पॉलीमॉर्फिज्म है अगर वो रिड्यूस हो जाए तो ऐसे में जो डिसीज़ होने की ससेप्टिबिलिटी है या इन्फेक्शन होने की ससेप्टिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं एमएससी का पॉलीमॉर्फिज्म होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चीता की बात करें, तो ये जो वाइल्ड कैट्स होती हैं और साथ में फ्लोरिडा के जो पैंथर होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि इनमें दे आर हाईली ससेप्टिबल फॉर वायरल डिसीजेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इन एनिमल्स में एमएससी पॉलीमॉर्फिज्म कम होती है या लिमिटेड होती है, तो बहुत ज़्यादा एमएससी में डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिली है। साथ ही ये देखा गया है कि जो चीता की पॉपुलेशन है उसमें लिमिटेड ब्रीडिंग स्टॉक होता है, यानी कि इनमें इनब्रीडिंग ज़्यादा हो जाती है और इसी रीज़न से होता ये है कि देयर इज़ लॉस ऑफ एमएससी डाइवर्सिटी। तो ऐसा होता है तो ऐसी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट हो जाती है और धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी घटने लगती है। और इनमें जो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें जो वायरल ससेप्टिबिलिटी है या वायरल डिसीजेस है, इसके कारण ये जो पॉपुलेशन है ये मोर प्रॉन हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो एमएससी पॉलीमॉर्फिज्म है ये बहुत ब्रॉड हो और बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने पर ये ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीजन प्रेजेंट कर पाएगी और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ये एक्सप्रेस हो पाएगी और एमएससी की डाइवर्सिटी बनी रहेगी। एनिमल्स में ये एमएससी डाइवर्सिटी या एमएससी पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, वो बहुत सारी डिसीज से मल्टी रेजिस्टेंट होते हैं और ऐसे एनिमल्स में या ऐसे ह्यूमन बींग्स में डिसीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए इन दिस वे द एमएससी डाइवर्सिटी अपेयर्स टू प्रोटेक्ट a species from a wide range of infectious diseases. So this is all about the chapter MSC यानी कि Major Histocompatibility Complex from chapter number 7. So hope you are enjoying this video. Thanks for watching.